ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा हुआ है। ये किसने कहा है? मार्क ट्वेन ने कहा है। बढ़ते तापमान से बिगड़ता मौसम चक्र। ये आप देखेंगे कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार देश में मानसून कमजोर रहेगा। इसका प्रमुख कारण अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक यह स्थिति वर्ष 1876 से 1878 की उस घटना जैसी हो सकती है जब दुनिया के कई हिस्सों में सूखे और अकाल की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। अल नीनो हर 2 से 7 साल के अंतराल में आता है, लगभग 9 से 12 महीनों तक सक्रिय रहता है। इसके प्रभाव से दुनिया के एक हिस्से में भयंकर सूखा पड़ सकता है तो दूसरे हिस्से में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है और जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक गर्म हो जाता है। इस बदलाव के कारण हवाओं का रुख और वायुमंडलीय दबाव का संतुलन गड़बड़ा जाता है और जिससे पूरी दुनिया में मौसम का चक्र प्रभावित होता है। अल नीनो का सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होती है और जिससे जिससे सूखे जैसे हालात पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है छोटा बच्चा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने सबसे पहले लगभग 400 साल पहले इस घटना को देखा था। पिछले माह विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जून और अगस्त के बीच भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना 80% है और इसके कम से कम नवंबर तक बने रहने की आशंका है। और इससे पहले अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मई और जुलाई के बीच अल नीनो के उभरने की संभावना 82% बताई थी और अनुमान लगाया था कि इसके 2026-27 की सर्दियों उत्तरी गोलार्ध में तक सक्रिय रहने की संभावना 96% है। अल नीनो का संबंध आमतौर पर दुनिया भर में बढ़ते तापमान और कई इलाकों में औसत से कम बारिश, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश है और मौसम की चरम स्थितियों की संभावनाओं से जोड़ा जाता है। हालांकि अल नीनो की कोई भी 2 घटनाएं एक जैसी नहीं होती हैं। इसका असर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के गर्म होने की प्रक्रिया के स्वरूप वायुमंडल की स्थिति और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। इस वर्ष संभावित अल नीनो और पिछली घटनाओं, खासकर 1876 से 1878 वाली घटना के बीच मुख्य अंतर वह माहौल है जिसमें यह घटना हुई होगी। मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने समुद्र और वायुमंडल दोनों को गर्म कर दिया है। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार धरती अब 1850 से 1900 की औद्योगिक क्रांति से पहले के समय की तुलना में लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस 1.4 डिग्री अधिक गर्म है। इससे अल नीनो के प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और भी बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में इंस्टीट्यूट फॉर वाटर रिसोर्सेज के मौसम विज्ञानी याद देखें कि डैनियल स्वेन ने पिछले हफ्ते कहा था कि गर्मी के आखिर तक बनने वाले अल नीनो के बहुत मजबूत होने की संभावना अधिक है। और आप देखिए, सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अल नीनो के प्रभाव पूर्वी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में बाढ़, बीमारी और सूखे का खतरा पैदा कर सकता है। इसका असर समाज के कमजोर तबके पर ज्यादा पड़ेगा। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के मुताबिक केन्या, युगांडा, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्हें अल नीनो के प्रभाव से सबसे अधिक खतरा है। इनमें से कुछ देश पहले से ही चल रहे मानवीय संकटों से जूझ रहे हैं। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है और जिससे अक्सर कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ में कम बारिश होती है।
पूर्वी अफ्रीका में इस घटना का मतलब आमतौर पर साल के बीच में सूखा पड़ना, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत ज्यादा बारिश होना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल हिंद महासागर में गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित एक हलचल की वजह से यह असर और तीव्र हो सकता है। सोमालिया में इस साल भारी बारिश के कारण राजधानी मोगादिशु के कुछ हिस्सों में बार बार बाढ़ आ चुकी है। अमेरिका की ओर से वित्त पोषित और पूर्व चेतावनी संस्था FW नेट ने अनुमान जताया कि अगर इस साल के आखिरी तक बाढ़ की स्थिति वैसी ही रही जैसी 1997 या 2003 में बनी थी, तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। उस दौरान लाखों लोग बेघर हो गए थे। बांग्लादेश में जुलाई की शुरुआत से भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान भी सूखे और बाढ़ जैसी दोहरी स्थिति का सामना कर रहा है। वहां मौसम से कम बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तरी पहाड़ों में हिमनदों के पिघलने से अचानक बाढ़ आने का खतरा भी बना हुआ है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि अगर अल नीनो पूरी तरह से विकसित होता है तो चावल की पैदावार में 5% तक की कमी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अल नीनो के प्रभाव से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का दावा है कि देश में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने देश के 240 से अधिक संवेदनशील जिलों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की। कहने के लिए बढ़ती महंगाई को रोकने के वास्ते सरकार के पास 43 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं की महंगाई बेकाबू हो चुकी है। देश में आपदा प्रबंधन की हालात खस्ता है। इसका ढांचा आज भी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तक ही सीमित रहता है, जबकि जोखिम न्यूनीकरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। व्यवस्था का हाल यह है कि जिला और स्थानीय निकायों के पास आपातकालीन योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त धन, तकनीकी क्षमता और स्वायत्ता का अभाव साफ नजर आता है। जल निकासी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर अल नीनो के प्रभाव की वजह से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाए तो स्थिति किस तरह की होगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर सूखे की स्थिति पैदा हो जाए तो महंगाई आसमान छूने लगेगी। इन तमाम समस्याओं को तभी दुरुस्त किया जा सकता है जब सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करे और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने में गंभीरता दिखाए। ये आप देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश, ये पाकिस्तान है। ये आप देख रहे हैं ईरान आपको देखने को मिल रहा है, ये इजराइल देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आप देख रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये स्मृतियों का संकट। आज डिजिटल दौर में सूचनाओं तक पहुंच बेहद आसान हो गई है। दुनिया भर की जानकारी पल भर में हमारी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है, मगर इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज डेटा जितना समृद्ध हो रहा है, हमारी अपनी याददाश्त उतनी ही कमजोर होती जा रही है। गूगल की असर की वजह से हम सूचनाओं को याद रखने के बजाय केवल यह याद रखने लगे कि वे कहाँ उपलब्ध है, और नतीजतन डिजिटल डेमेंशिया यानी स्मृति लोग जैसी प्रवृत्ति जन्म ले रही है, और जिसमें डिजिटल उपकरणों पर अति निर्भरता के कारण सूचनाओं को स्वयं याद रखने की आदत कमजोर होने लगी है। इसका अतिरिक्त याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। क्या है ना कि हम लोग डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा निर्भर होने लगे, समझ रहे हैं। डिजिटल डेमेंशिया शब्द का पहली बार 2012 में प्रयोग जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर मैनफ्रेड स्पिट्जर ने किया था, जब दुनिया को लगा कि यह महज एक वैज्ञानिक चेतावनी है। लेकिन आज यह हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। स्मृति लोग को आमतौर पर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है, जिसमें मस्तिष्क की सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता उम्र के साथ घटने लगती है। विडंबना यह है कि आज के डिजिटल दौर में युवाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी मानसिक स्थिति बुजुर्गों जैसी होने लगी है। दरअसल हम स्मार्ट चिंतन और निर्णय लेने जैसे मानसिक कार्यों के लिए क्लिक एंड सर्च पर निर्भर होते जा रहे हैं, और सोचने का काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI देने लगे हैं। वही दिमाग अब इंटरनेट को अपनी बाहरी स्मृति मानने लगा है। पहले याद रखने के अधिकांश कार्य मानवीय स्मृति और मानवीय क्षमता के बल पर ही संपन्न होते थे। आज इनके लिए बाहरी स्रोतों का सहारा लिया जा रहा है।
हाल में हुए शोधों में इस आदत के कारण स्मृति के निर्माण, भंडारण और किसी पुरानी बात को याद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिमाग के हिप्पोकैम्पस के सिकुड़ने के संकेत मिले हैं। चिकित्सा विज्ञान का नियम है कि जिस अंग का उपयोग कम किया जाता है वह समय से पहले कमजोर होने लगता है। मानव मस्तिष्क में प्लास्टिसिटी की क्षमता होती है और जिसके तहत दिमाग नए अनुभवों के आधार पर खुद को बदलता रहता है। जब हम लगातार स्क्रीन को आगे बढ़ाते रहते हैं और दिमाग पर याद रखने का कोई दबाव नहीं डालते तो न्यूरोप्लास्टिसिटी सकारात्मक दिशा में काम करने लगती है। मस्तिष्क खुद को कम मेहनत करने के लिए ढाल लेता है। बचपन और किशोरावस्था में इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे रहा है क्योंकि इसी अवधि में मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। रील, संक्षिप्त वीडियो, त्वरित सूचना उपभोग की संस्कृति ने एकाग्रता या फिर उनके ध्यान को कुछ सेकंड तक सीमित कर दिया है और जिससे गहन अध्ययन और लंबे समय तक एकाग्र रहने की क्षमता कमजोर पड़ रही है। इसके साथ ही समस्या समाधान, तार्किक विश्लेषण, स्वतंत्र चिंतन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। व्यवहारिक रूप स्तर पर दूसरों की भावनाओं को समझने, उनसे जुड़ने की क्षमता घट रही है और जिस कारण चिड़चिड़ापन, सामाजिक अलगाव और अवसाद बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क के छवि निर्माण के अध्ययनों से भी संकेत मिलता है कि अत्यधिक डिजिटल निर्भरता मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रही है। हाल में हुए शोधों में मस्तिष्क के ग्रे मैटर में कमी देखी जा रही है जो सीखने, स्मृति और भावनात्मक नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। एक शोध के मुताबिक इंटरनेट की लत से ग्रे मैटर का घनत्व घटता है, साथ ही व्हाइट मैटर की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और जिससे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच सूचना के आदान प्रदान, भाषा क्षमता और समन्वित कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल स्मृति लोप के बढ़ते खतरे के बीच अब माइंडफुल टेक यूज यानी तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग आज समय की आवश्यकता बढ़ गया है। इसके लिए आवश्यक है कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग आवश्यकता तक सीमित रखा जाए, ना कि उसे हर मानसिक कार्य का विकल्प बना दिया जाए। छोटी छोटी सूचनाएं याद रखने का अभ्यास मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। साथ ही नियमित डिजिटल डिटॉक्स यानी परिष्कार अपनाकर कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाना, पहेलियां हल करना, पुस्तकें पढ़ना, नई भाषाएं या फिर कौशल सीखना जैसे संज्ञानात्मक अभ्यास मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। वास्तविक सामाजिक संबंध, मैदानी खेल, योग, संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की स्क्रीन अवधि पर संतुलित नियंत्रण रखें, उन्हें रचनात्मक तथा अनुभवात्मक गतिविधियों से जोड़ें। गौरतलब है कि मानव सभ्यता का विकास स्मृति, जिज्ञासा, चिंतन की शक्ति पर आधारित रहा है। इन्हीं क्षमताओं ने मनुष्य को नवाचार करता बनाया, मगर आज तीव्र इंटरनेट और एआई संचालित युग में डिजिटल डेमेंशिया जैसी उभरती चुनौतियां चिंतित कर रही हैं और इसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे में अगर यह प्रवृत्ति दशकों और पीढ़ियों तक जारी रही तो इसके परिणाम कहीं अधिक भयावह होंगे। क्या होंगे? भयावह होंगे। और आप देखते हैं कि भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि तकनीक कितनी स्मार्ट हुई है, बल्कि इस पर हम अपनी मानवीय चेतना, विवेक और दिमागी क्षमता को कितना जीवंत बनाए रख पाए हैं। ऐसे में आज माइंडफुल टेक यूज यानी सजगता के साथ तकनीक का उपयोग समय की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। एआई क्या है ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर तैयार करना जो इंसानों की तरह सोच सकें और सीख सकें और निर्णय ले सकें। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये अनियमितता की पटरी, ये भारतीय रेलवे की ओर से अक्सर यात्रियों की विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की जाती है, मगर आए दिन ट्रेन से सफर के दौरान खासी संख्या में यात्री जिस तरह की शिकायत करते हैं उससे साफ है कि सुविधा के प्रचार के बरकस हकीकत अलग है। यह छिपा नहीं है कि शहरों में रोजगार या अन्य कारणों से रहने वाले लोग जब पर्व त्योहार जैसे मौकों पर अपने घर जाना चाहते हैं तो उनकी जरूरत के मुताबिक आरक्षित सीट या बर्थ का टिकट मिल पाना अब एक बड़ी चुनौती है। कुछ यात्री टिकट लेकर किसी तरह ट्रेन में सवार हो भी जाते हैं तो आगे का सफर जैसे तैसे पूरा करना एक आम स्थिति हो चुकी है। वही ऐसी स्थिति भी आम है जिनमें किसी वजह से बीच में खाली रह गई या बाद में खाली हुई
सीट या वर्थ वास्तविक हकदारों जरूरतमंदों को नहीं मिल पाती है। कभी कोई सीट खाली होती भी है तो ट्रेन में मौजूद टीटीई मन मर्जी से वह सीट किसी को पैसे लेकर आवंटित कर देता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी पहलू पर गौर करते हुए ट्रेन में ऐसी गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि कुछ ट्रेनों में टीटी सब्जियों की तरह खाली वर्थ बेचते हैं। अदालत ने देश के सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि ऐसे कर्मचारियों पर मौजूद अधिनियम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दरअसल जब ट्रेन अपने गंतव्य के लिए चल पड़ती है उसके बाद अगर किसी वजह से कोई सीट या बर्थ खाली रह जाती है तो इसके बारे में आमतौर पर टीटी को ही जानकारी होती है। कन्फर्म होने के नियम के मुताबिक किसी अन्य यात्री को वह सीट आवंटित कर दी जानी चाहिए, मगर ऐसे मामले आम हैं जिसमें टीटी ज्यादा पैसे वसूल कर वैसे यात्रियों को भी खाली बर्थ आवंटित कर देते हैं जो नियमों के तहत उसके पात्र नहीं होते हैं। जिन यात्रियों को टीटी सीट या बर्थ देता है उसके पास अगर किन्हीं वजहों से आरक्षित टिकट नहीं है तो हादसे, लूटपाट, चोरी या ठगी की स्थिति में कानूनी कार्रवाई में अड़चन आ सकती है। विचित्र है कि जिस आम हो चुकी समस्या पर खुद रेलवे महकमे या सरकार को अपनी ओर से सख्ती बरतनी चाहिए थी, व्यवस्था और नियमों में सुधार करना चाहिए था। अवैध कमाई के लिए टीटी या फिर अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। वह करने की सलाह एक अदालत को देनी पड़ी है। यह जग जाहिर है कि तथ्य है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में लगातार भारी बढ़ोतरी हुई है जबकि ट्रेनों की संख्या में उस अनुपात में इजाफा नहीं हुआ। ऐसे में ट्रेन से कहीं जाने के लिए यात्रियों को आरक्षित टिकट हासिल करने में भारी मुश्किल पेश आती है। कई बार प्रतीक्षा श्रेणी की टिकट पर खाली हुई वर्थ भी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि टीटी अवैध तरीके से पैसे लेकर उसे किसी अन्य को आवंटित कर देता है। समस्या केवल टिकट सीट का मसले का तक सीमित नहीं है। ट्रेन में सुरक्षित यात्रा से लेकर खानपान अन्य सुविधाओं के मामले में भी जिस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देखी जाती है उसका खामियाजा यात्रियों को ही उठाना पड़ता है। दूसरी ओर टिकटों की कीमत बढ़ाने से लेकर अन्य मदों में पैसे वसूलने में भारतीय रेलवे कोई संकोच नहीं करता। सवाल है कि इस तरह की अव्यवस्था अनियमितताओं के रहते ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने के आश्वासन किस आधार पर दिए जाते हैं। हमारी सरकारी व्यवस्था तो आप जानते हैं, सरकार के हाल तो आप लोग जानते हैं। महंगाई की गति, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है जब विकास के साथ साथ महंगाई भी नियंत्रण में रहे। अगर आवश्यक वस्तुओं के दाम अनियंत्रित तरीके से बढ़ते जाएं तो आम जनता की बचत कम होने से उसकी क्रय शक्ति भी घट जाती है। उससे निवेश और बाजार की मांग प्रभावित होती है जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, यानी कीमतों में स्थिरता के बिना लंबे समय तक समावेशी और संतुलित विकास हासिल नहीं किया जा सकता है। देश में महंगाई के मोर्चे पर जो तस्वीर सामने आ रही है वह इसी स्थिति की ओर इशारा करती है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी से जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% पहुंच गई है जबकि मई में यह 3.93% थी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई दर को 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन मौजूदा आंकड़े इससे आगे निकल गया है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सरकार की ओर से अक्सर यह दावा किया जाता है कि महंगाई नियंत्रण में है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आम आदमी की पहुंच में है, मगर वर्तमान परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महंगाई को नियंत्रित करने की सरकार की नीतियां कारगर साबित नहीं हो पा रही है या फिर कीमतों को काबू करने की डोर को जानबूझकर ढीला छोड़ देने की कोशिश की जा रही है। खाद्य महंगाई का मई में 4.78% से बढ़कर जून में 5.32% पर पहुंच जाना वास्तव में चिंताजनक है। जब आरबीआई ने खुद महंगाई को 4% के आसपास रखने का लक्ष्य निर्धारित किया तो फिर क्या वजह है कि यह आंकड़ा तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसका खामियाजा आम आदमी को अपनी जरूरतों खर्च में कटौती के रूप में भुगतना पड़ रहा है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से गौर करना चाहिए कि महंगाई की सबसे ज्यादा मार समाज के उस कमजोर तबके पर पड़ती है जो दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद मुश्किल से अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।